वो बहुत खूबसूरत नीली आँखों वाला 5 साला बच्चा था जो अपनी हम-उम्र बच्चों को कागन की वादियों में खेलता देख रहा था। इसका शिद्दत से दिल कर रहा था कि वो भी इनके साथ जाकर खेले, मगर माँ की हिदायत याद आते ही वहाँ बैठा रहा। लेकिन जब बॉल इसके कदमों के करीब आई तो इसका ज़ब भी जवाब दे गया और वो उठकर बॉल को किक करता बाकी बच्चों की तरफ ले गया और इनके साथ खेलने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुज़री थी कि इसका साँस पूरी तरह फूल चुके था और वो खींच-खींच कर साँस लेने लगा। इसकी हालत लम्हों में बिगड़ गई थी कि वो दीवार कर नीचे गिरा। बच्चे फ़ौरन जाकर इसकी माँ को ले आए थे। गुलमीना ने बच्चे को पिलाने पर इन्हेलर लिए नंगे पाँव भागी थी। वादी पर पहुँचकर इसने फूलते साँस के साथ देखा कि ज़मीर ज़मीन पर पड़ा खींच-खींच कर साँस ले रहा था, तो उसके कदमों से अपने लख्त जिगर को ज़मीन पे गिरे देखकर जान निकल गई। वो लम्हों में इस तक पहुँची थी, इसका सर गोद में उठाकर रखा। "हमारे हमारे बच्चे, आँखें खोलो, इसे नरम मुँह में डालो, इससे साँस लो।" बहुत मुश्किल से इसने ज़मीर की हालत पे काबू पाया था। इन लम्हों में वो कितनी बार मरी थी, इनसे कौन वाकिफ़ था? बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने बच्चे को मौत के मुँह में जाते देखना। अमोरे अम नहीं खेल रहा, जबकि हमारे पाँव में आया तो अम से रहा नहीं गया। अमोरे अम क्यों नहीं खेल सकता? हमारा तबीयत क्यों बिगड़ जाता है? हमारा भी दिल करता है हम खेलें। ज़मारे ने शराफ़त से शुरू में गुलमेने को सच बताता, आखिर में बेबसी से पूछा, जबकि आँखों में मोटे-मोटे आँसू चमक रहे थे। इसकी ये बात इसकी माँ का दिल चीर गई, इससे वो बेखबर था। जब वो ज़मारे के साथ घर पहुँची तो इसकी सास की भांजी वहाँ बैठी जैसे इसी की राह देख रही थी। लो आ गई खाना खराब सैर-सपाटे करके हम बता रहे हम ए मोरे हमारे तो बस एक बहाना है, ये लड़की तुमको एक दिन ज़रूर दगा दे जाएगी। ना इसने तुमको इतने साल पोता दिया, जब दिया तो वो भी बीमार और ना आगे इसकी कोई औलाद हुई। अब तो कहता है इसकी दूसरी शादी करा दो, अगर तुम्हारी नज़र में हम जैसा कोई अच्छा लड़का हो तो। इसने शुरू में तिली लगाते आखिर में अपने मखसूस मख्तून लहजे में अपनी तारीफ़ कराते इतरा कर कहा, दूसरे लफ्ज़ों में इनकी तवज्जो अपने ऊपर दिलवाई थी। जबकि गुलमे ने इनकी ज़बान की नस्लों को सँभर के घूँट थी, अपने कमरे में बंद हो गई थी। जहाँ ज़मीरे को गले लगाए वो बिलख-बिलख कर रोई थी। अगर इसका साथ ना होता तो कभी वो यहाँ ना होती। ज़िंदगी सबकी एक सी नहीं होती, हर किसी ज़िंदगी में मुश्किलात होती है। ये इन पर मुनहसर है कि अपने बुरे वक़्त में वो अल्लाह को कितना याद करते हैं। ये अगले रोज़ की बात है जब दाऊद नमाज़ पढ़ के आने के बाद जॉगिंग पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ब्लैक जॉगिंग सूट में में नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। महरविश ने नमाज़ पढ़कर में आयतुल कुर्सी पढ़कर दाऊद के करीब आते इस पर फूँकी तो वो बंद आँखों से मुस्कुराती है इसे अपने बाजू के हल्के में लिया। खैरियत मिस ये कौन-सा दम दुरूद पढ़कर फूँके जा रहे हैं? दाऊद ने शरीफ लहजे में पूछा तो महज़ इसे घूर कर रह गई। दम दुरूद नहीं बल्कि आयतुल कुर्सी पढ़कर फूँकी है, वो भी इसलिए ताकि आपको कोई चुड़ैल ना चिपक जाए। महविज ने तंज़िया लहजे में आँख नचाते कहा तो वो खिलखिलाकर हँस दिया। फिर तो मुझे ये बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था। इसने आँखें मिचते कहा तो महर इसके पीछे भागी। वो इनडायरेक्टली इसे चुड़ैल कह रहा था। ऐसे ही हँसी मज़ाक करते हुए नीचे आए तो हसीना को जिस ब्लैक जॉगिंग ड्रेस जो इसके जिस्म को बहुत नुमाया कर रहा था, मैं देखकर महविज की आँखें फटने वाली हो गई, जबकि दाऊद को भी ज़रा-सा नागवार गुज़रा इसका पहनावा। ओह दाऊद, तुमने महेश को बताया नहीं कि हम जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। हसीना दाऊद का हाथ थामते कहा जिस पे महर से घूर कर रह गई, मगर वो फिर भी टिस से मिस ना हुई। महर जानती है मैं इस वक्त जॉगिंग पर जाता हूँ। इसने हसीना को बताया तो फिर चलो मूड फ्रेश कर कर आते हैं। हाँ, और महर ध्यान रहे मेरे लिए सिर्फ फ्रेंच टोस्ट बनाना, मुझे इसके अलावा कुछ पसंद नहीं। वो इसे जलाकर कहते कब दाऊद के साथ चिपकर चली गई। महरिश को पता न चला, वो बस पैर पर ढक के रह गई। चौंकी तो वो तब जब रेहान अयान ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जह किया जो काफ़ी देर से हसीना का ये खेल नागवारी से देख रहे थे। अपनी माँ को गुस्से में देखकर वो काफ़ी हद तक सिचुएशन समझ गए थे और काफ़ी गुस्से में हसीना से बदला लेने का सोच चुके थे और ये बदला हसीना को कितना भारी पड़ना था वो ये नहीं जानती थी। गुल मैंने तुम्हारी आँखों में इतनी शौक की है, क्या तुम रोई हो क्या? किसी ने कुछ कहा है? ज़मरे तू ठीक है ना? इसके शौहर ने लातदार सवाल किए थे इससे 1 मिनट में। ऐसी कोई बात नहीं है खान, किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा, आप बेफ़िक्र रहें, वरना हम आँखों से मुस्कुरा दी। यही तो इसका एक वाहिद मजबूत सहारा था, जो हर खुशी और गम में इसके साथ खड़ा रहता था। तो फिर आँखें बंद करके सो जाओ। इसने गुलमनी की आँखों पर प्यार से हाथ रखकर कहा तो वो मुस्कुराती। खान, हमारा ज़माना ठीक तो हो जाएगा ना? ये आखिरी सवाल था जो इसने सोने से पहले किया था। इंशाल्लाह हमें हमेशा दिए जाने वाला जवाब आज फिर इसके शौहर ने दोहराया था। कहाँ हो तुम महरविश? मैं तुम्हें ढूँढ क्यों नहीं पा रहा? तुम्हारे भाई-भाभी भी मुझे कुछ तुम्हारे बारे में बताने को तैयार नहीं। आखिर किससे पूछूँ तुम्हारे कहाँ मिलोगे तुम मुझे? इसने दुःख से सोचते हुए आँखें मूंद लीं। जो ही वो लोग जॉगिंग से वापस आए थे, हसीना तैयार होने होने अपने कमरे में चली गई थी, जबकि दाऊद वहीं बैठ गया था। महविश नाश्ता मुँह फैला नाश्ता लगा रही थी, जो दाऊद को महफ़ूज़ करने का बाइस बन रहा था। जो है हुसैनी नीचे आने लगी, ये जैसे ही हसीना नीचे आने लगी, साथ ही वो आटे का डिब्बा लिए नीचे आ रही थी। जब रेयान ने नीचे आते आयन को इशारा किया, वो लड़खड़ाने का नाटक करते हुए बुआ के साथ जा टकराया। हसीना जो नीचे पहुँच चुकी थी, ऊपर साथ ही आटे की भरी बाल्टी खुलकर इसके सर पे गिरी और वो पूरे आटे में नहा गई।
गई। ये सब लम्हों में हुआ था। 2 लम्हों के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर कहकबो का ना रुकने वाला तूफ़ान उमड़ आया था, जबकि गुस्से और आटे से भरी हसीना बिल्कुल आटे से निकली कोई चूई लग रही थी। सबके कहकबों पर वो अंदर तक जल गई और गुस्सा सवेरे सिर पर जा पहुँचा था। किसने किया ये? वो गुस्से से चीखी। नहाने के बाद इतनी मुश्किल से इतना वक़्त लगा कर वो तैयार हुई थी कि दाऊद को प्यारी लग सके, इसकी अटेंशन गेन कर सके, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। एक बार फिर जाने-अनजाने में बच्चे महविश का दिल खुश कर चुके थे। वो गुस्से से इन बच्चों को कुर्ती पैर पटकती अपने कमरे में चली गई थी और दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से बंद किया कि वो लोग उँगलियाँ कानों में डाल कर रह गए। दाऊद जो बच्चों को डाँटने लगा था, महविश इन्हें लेती फ़ौरन किचन में खिसक गई। महविश कब मुझे नाश्ता कब मिलेगा? इतनी देर बाद जब नाश्ता ना मिला तो दाऊद तिलमिलाकर किचन में दाखिल हुआ, जिस पर महर सिर्फ़ हूँ करके रह गई। महर, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता करने की आदत है। दाऊद ने इसे संजीदगी से याद दिलाया, जिस पे महर इसको देख कर रह गई। लेकिन कह तो वो सच ही रहा था, क्योंकि जब से महविश इस घर में आई थी, दाऊद के इसके हाथों के लज़ीज़ खानों की लत लग चुकी थी, जो इतनी आसानी से तो जाने वाली नहीं थी। अब तो बच्चों और दाऊद की पहली तरजीह का घर खाना होता था, अब तो वो बाहर से भी बहुत कम खाते थे। महविश इनकी फ़रमाइश पर ज़ोर को रोज़ कुछ न कुछ बनाकर रखती थी। महविश ने 2 लम्हे सोचा, फिर अगले ही लम्हे दाऊद के लिए पराठा बनाने लगी। दाऊद साहब, ये आखिरी बार है, आइंदा अगर आपने हम में से किसी को भी इग्नोर किया तो भूल है आपकी कि आपको कभी घर का नाश्ता मिलेगा। महविश ने दाऊद को वार्न करते लहजे में कहा, जिस पर दाऊद मन व आन से सर हिलाकर रह गया, जैसे इससे फर्माबरदार दुनिया में कोई ना हो। जिस पर महविश सिर्फ सर झटक कर रह गई, क्योंकि दाऊद और फर्माबरदार तो बिल्कुल दोनों का बिल्कुल दूर-दूर था, कोई नाता ना था। दाऊद, अगर आपको याद हो तो कल बच्चों की सालगिरह और मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज ऑफ़िस से जल्दी आ जाएँ और हमें इनके लिए इकट्ठे ही गिफ्ट खरीदने जाएँ। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। दाऊद ने फ़ौरन इसकी बात की तस्दीक की, लेकिन याद रहे टाइम पर पहुँचिएगा। ये ना हो कि पिछली बार की तरह आज भी आप भूल जाएँ और मैं आपका इंतज़ार करती रह जाऊँ। इसने मुँह बचोड़ते कहा। बिल्कुल मेरी जान, मैं टाइम पर पहुँच कुछ मेरी मलका, इसने शरारत से कहा तो महर सर झटक कर रह गई और फिर दाऊद इसे खुदाफ़िज़ कहता अपने काम के लिए निकल गया। महर डार्लिंग, आज की तुम्हारी प्लानिंग तो पूरी होने से रही, क्योंकि ये तो मैं होने नहीं दूँगी। दाऊद को तो मैं आज ऐसा उलझाऊँगा दूँगी कि इसे घर की याद तक नहीं आएगी और बेचारी तुम इसका इंतज़ार करती रह जाओगी। और अगर दाऊद आ भी गया तो फिर हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? इससे परेशानी की एक्टिंग करते कहा, अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। इसने खुद से दिल ही दिल में अहद करते हुए कहा और शम्स को कॉल मिलाई। 3 बजे का इंतज़ार करते-करते महविश को 6 बज चुके थे, मगर दाऊद का कोई नामो-निशान नहीं था। महर ने इसे बार-बार कॉल की, मगर फ़ोन एंगेज आ रहा था। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख़ पड़ चुका था। ये क्या समझते हैं, मुझे लेकर नहीं जाएँगे तो क्या मैं नहीं जा सकूँगी? हर वक़्त इस ज ज जंगली जियाली के साथ ही रहते हैं, बस बहुत हो चुका। ये अब अच्छा नहीं किया। दाऊद, वो गुस्से से इधर-उधर टहलती बड़बड़ा रही थी। वो जल्दी से ऊपर गए, कपड़े बदले, फ़ौरन नीचे आती बाहर की जानिब बढ़ी। चलें भैया, मॉल तक जाना है। इसने पिछली सीट पर बैठे टैक्सी ड्राइवर से कहा। घर की गाड़ी किसी रिपेयरिंग के लिए गई थी। गाड़ी चलने से पहले इसने वॉचमैन को हाथ से करीब बुलाया और बोला, अपने दाऊद साहब से कह दीजिएगा कि मैं इनके बगैर कहीं भी जा सकती हूँ। अब इनको मुझ पे कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं, अपने काम को ही वक़्त दें। अब वो वॉचमैन से कहते हुए इसने ड्राइवर को कहते गाड़ी आगे बढ़ाने का कहा। वो देखते ही देखते गाड़ी धूल उड़ाती चली गई और वॉचमैन पीछे परेशान खड़ा रह गया। दाऊद को ए ए ए एकदम कल की दाऊद को एकदम कल की प्रेज़ेंटेशन तैयार करना याद आया कि महर ने इसे जल्दी 3 बजे आने का कहा था। इसने फ़ौरन घड़ी देखी जो 8 बजा रही थी। यकीनन आज इसे फिर देर हो गई थी। उफ़! ये मैंने क्या कर दिया? इतनी देर हो गई मुझे। महर तो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसने फ़ौरन अपनी फ़ाइल समेटते हुए खुद को कोसा। हसीना मज़े से इसकी कारकर्दगी देख रही थी, क्योंकि इसका प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका था। महर तो मॉल में अब तक वो बेहोश भी हो चुकी होगी और शम्स की रात रंगीन भी हो चुकी होगी। इसने चिटकारे लेते सोचा। दाऊद ने अपना फ़ोन पकड़ा जो एंगेज मोड पर लगा हुआ था। इसे एंगेज मोड पे किससे लगाया? वो हैरत और गुस्से से बोला, खैर राती नज़र हसीना पे जा ठहरी। सॉरी दाऊद, एक्चुअली मीटिंग की वजह से मैंने अपना तुम्हारा फ़ोन एंगेजिंग पे लगा दिया था। तुम्हें पता है ना ये डील हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसने मासूम बंदे का तो गहरा साँस भरकर रह गया। यकीनन महर इससे सख्त खफ़ा हो चुकी होगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि महर घर होगी भी कि नहीं, या इस पर कोई क़यामत टूटी होगी। महर, रेयान और रेयान दोनों के लिए तवाइफ़ ले चुकी थी और इन्हें घर पार्सल करवा चुकी थी। सुबह तक इनकी डिलीवरी हो जाती। इनके लिए कुछ स्पेशल ढूँढने में इसे बहुत वक़्त लगा था। इनके लिए कुछ स्पेशल ढूँढने में इसे बहुत वक़्त लगा था। वो चाहती थी कि दोनों को अपने-अपने तोहफ़े बहुत पसंद आए। इतनी नाराज़गी के बावजूद भी वो दाऊद और अपने लिए कल पार्टी में पहनने वाले ड्रेसेस ले चुकी थी। वो चाहती थी कि इन चारों का कल का दिन यादगार बन जाए। थक हार कर इसकी अम्मा जवाब दे चुकी थी, अब इसकी शिद्दत पकड़ चुकी थी, इसलिए इसने कैफ़ेटेरिया से डिनर करने का सोचा। रात के 8 बज चुके थे, घर से निकलते वक़्त फ़ोन को साइलेंट पे लगाती बैग में डाल चुकी थी।
जैसे ही खाना आया इसने फ़ौरन खाना शुरू किया क्योंकि रात बढ़ती जा रही थी। उसका रात देर तक घर से बाहर रहना सेफ़ भी नहीं था और ना ही इतनी देर तक बाहर रुकने से पसंद था। इसने अपनी ड्रिंक को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। 2 टेबल छोड़कर पीछे शख्स की नज़र इसकी ड्रिंक पर थी जैसे कि वो बेताब हो के कब वो अपनी ड्रिंक की घूँट भरे और उसका मंसूबा कामयाब हो और ये इसका इंतज़ार भी जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने अपना खाना ख़त्म करते ड्रिंक को उठाते अपने लबों से लगाया और 3 घूँट भर लिए। मगर ज़ायक़ा कुछ अजीब लगने के बायस इसने गिलास टेबल पर रख दिया और मेनू पे भी रखती हुई जाने के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन जो ही वो पार्किंग लॉट में पहुँची इसे अपना सर सर होता हुआ महसूस हुआ। इसने अपना सर झटका मगर वो फिर भी तेज़ी से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगी। जब सामने से आती शम्स से तेज़ी से इसका रास्ता रोका। कहा जनाब आपका तो ईद का चाँद ही हो गई है। इस दिन के बाद नज़र ही नहीं आई किसी पार्टी में। इसने ऊपर से नीचे तक महविश को निहारते देखा तो महविश ने इसे नागवारी से देखा जिसकी हवस-ज़दा नज़रें से समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा था। मगर महविश भी रहमा थी जो शम्स की चिकनी-चिकनी बातों में आ जाती। वो ऐसी बातें अपने लिए तौहीन समझती थी क्योंकि इसको अपनी इज़्ज़त, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थी और सबसे बढ़कर वो अपने महरम की वफ़ादार थी। मुझे लगता है बातें करने का ये वक़्त मुनासिब नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी। महर ने इसको टका से जवाब देते साइड से निकलना चाहा। जब वो फिर एक मर्तबा इसकी राह में हायल हुआ, "महरविश आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं मुझसे? मैं तो आपका हमदर्द हूँ।" क्या आपने देखा पहली बात तो ये है कि मिस्टर शर मुझे अपने शौहर की किरदार की गवाही किसी तीसरे बंदे से नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद अपने शौहर को अच्छी तरह जानती हूँ और दूसरी बात वो लड़की हमारी गेस्ट और हमारे ही घर पे रुकी हुई है इसलिए इसका बाहर दाऊद के साथ नजर आना एक आम सी बात है। रही बात लड़कियों के भिड़ने की तो इसमें आप भी पीछे नहीं बल्कि आप तो इनके साथ अफेयर चलाते हैं जिनकी ब्रेकिंग न्यूज़ आए दिन टीवी पर हमें देखने को मिल जाती है। इसने शम्स को बंद होती आंखों के साथ ऐसा करारा जवाब दिया कि वो तलमिला कर रह गया। अब महर की आँखें पूरी तरह बंद होने लगी थी और दिमाग गनौदी में जाने लगा था। इसके दिमाग ने इसे सायरन देना शुरू कर दिया था कि ये ज़रूर शम्स की कोई चाल है। इसने इसे धक्का देते वहाँ से भागना चाहा। जब शम्स ने ज़बरदस्ती इसका बाजू पकड़ के इसे अपने सीने के साथ लगाया, "छोड़ो मुझे कमीने इंसान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी बीवी की तरह कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं जो हर एक के साथ से मुँहमारी करती फिरी।" माहिर ने तो बमुश्किल जतन करते इसके मुँह को नाखूनों से नोचते कहा जिसके चेहरे पे अच्छी खासी खराशें पड़ चुकी थी। ना, ना मेरी जान ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, भला हाथ आई लक्ष्मी को भी कोई यूँ खाली हाथ जाने देता है? पागल ही होगा जो शख्स जो इतने अच्छे मौके से हाथ धो बैठेगा और मैं इन पागलों में से बिल्कुल भी नहीं, जो हाथ आई जवानी को यूँ बगैर जगह छोड़ दे। शम्स ने इसे पूरी तरह काबू करते कहा, जो नीम बेहोशी में भी इसका बुरा हाल करने से बाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे ही तो नहीं हुआ मैं पागल तुम्हारे पीछे कुछ तो बात है। तुम बाकी लड़कियों की तरह मेरी चूली में आम आम की तरह नहीं गिरी बल्कि तुम तो वो लड़की हो जिसे हर शख्स अपने पहलू में रखने की चाह रखता है। इसने बेबाकी से इसके चेहरे पर बिखरे बालों को काने के पीछे अड़सते कहा कि वो चटपटा कर रह गई। इसने सिर्फ 3 घूंट ड्रिंक के लिए थे इसलिए अभी वो मुकम्मल बेहोश नहीं होती, वरना तो अब तक शब इससे लेकर जा भी चुका होता। अरे ज़िद मत करो मेरी जान, अभी तो हम जाकर अपनी गोल्डन नाइट मनाएँगे और इसका लाइव टेलीकास्ट मैं तुम्हारे शौहर को ज़रूर भेजूँगा। आखिर इसे भी तो पता चले कि तन्हाई में तुम किसके साथ जचती हो। महविश ने दिल ही दिल में अल्लाह से अपनी इज़्ज़त की दुआ करते अल्लाह का नाम लेते शम्स के मुँह पर रख अपना सर मारा कि वो इसे दर्द से बलबलाता पीछे हट कर गिरा क्योंकि महविश के सर टकराने से इसकी नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा था। इतना वक़्त महविश के लिए काफ़ी था कि वो दाऊद को कॉल कर सकती। इसने फटाफट बैग में से फ़ोन निकालते डायस नंबर से दाऊद को कॉल की थी मगर इसका फ़ोन आगे से एंगेज आया था। इसको अपनी बेबसी पे सख्त रोना आया था। आखिर क्यों जब भी वो को दाऊद की ज़रूरत पड़ती थी वो इसके पास ना होता था। शम्स इतने करारे वार के बाद झपट कर उठा और उसे बाजू से कैद करता अपने कंधे पर डाला। बेबी ऐसे तो तुम मेरे साथ नहीं आओगी, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ मगर उफ़ तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने में भी वो मज़ा आएगा। वो मुझे अपनी हलाल बीवी से भी नहीं आता। इसने महरविश की कमर पे बुरे तरीके से हाथ फेर कर कहा जबकि महरविश का शम्स की इतनी गलीज़ बातें सुनकर दिल किया था कि वो चल्लू भर पानी में डूब मरे या वो अगला सांस ना ले पाए। चीटा-चपटी में इसका कंधे से बाजू फट चुका था, बाजू पर भी बहुत बुरी तरह खराशें आई थी, जबकि गले पर शम्स के नाखूनों के निशान थे। "कोई है? प्लीज़ मेरी मदद करो, खुदारा मुझे इस शख्स से बचाओ, कोई है?" महरविश ने बंद होती आँखों से आखिरी दफ़ा पूरा ज़ोर लगाकर चिल्ला कर कहा कि इसकी आवाज़ फिर आने में गूंज उठी, "आहा! बीबी यहाँ तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं। आज तो वैसे भी तुम्हारी पुकार सुनकर कोई नहीं आने वाला। अब तो तुम्हारी बस चीखें और मेरा जुनून।" इसने आने वाले वक़्त से अनजान लज़्ज़त लेते कहा मगर शायद रब को महरविश पे तरस आ गया था। तभी वहाँ से गुज़रते 2 सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी आवाज़ सुनी और फ़ौरन इसकी तरफ बढ़े। "ए कहाँ ले जा रहे लड़की को? छोड़ दो फ़ौरन।" उन्होंने कड़े तेवर से कहा, "आपको कोई गलतफ़हमी है, ये मेरी बीवी है।" इसने फ़ौरन कहानी गढ़ते शातिराना अंदाज़ में कहा, "नहीं, ये झूठ बोला है। प्लीज़ मुझे इससे बचाएँ। पुलिस को कॉल करें।" महरविश ने लड़खड़ाते लहजे में कहा। इसकी बात
सुनते ही उन्होंने महरविश का एक नज़र में तजिया किया और दूसरे ही लम्हे पुलिस को कॉल करने कर रहे थे। इसने वहाँ से बचकर निकलना चाहा मगर इन दोनों ने इसे पकड़ लिया। महरविश को वो हॉस्पिटल पहुँचा चुके थे जबकि शम्स को उन्होंने पुलिस के आने तक छोड़ा नहीं था। शम्स मना करता रह गया मगर पुलिस इसे पकड़ कर ले जा चुकी थी। दूसरी तरफ जब दाऊद घर आया तो महविश घर पे नहीं थी और गार्ड मनवा आन से पूरी तरह महविश की बात तक पहुँचा चुका था, जिसे सुनकर वो और परेशान हो बैठा। इसने महविश को बाहर कॉल की मगर इसका फ़ोन साइलेंट होने की वजह से महविश से ना उठाया। रात के 11 बज चुके थे और दाऊद 9 बजे घर वापस आ चुका था। इतनी देर से महर की गैर हाज़िरी दाऊद को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। वो यहाँ-वहाँ टहल रहा था, कोई सिरा इसके हाथ नहीं आ रहा था। अभी वो बाहर जाने वाला था जब महर सजी आँखों से अपने गिर्द चादर लिपटे अंदर दाखिल हुई थी। "महर कहाँ चली गई थी तुम? मेरा इंतज़ार तो करती, तुम्हें पता भी है कितना परेशान हो गया था मैं।" वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला जिससे महर ने एक नज़र उसको देखा और उसके पीछे खड़ी हसीना पे एक नज़र डाली जो इसे देखकर आँख मारते हुए उसे तमतमाश अंदाज़ में देखकर मुस्कुराई। "मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं।" महर ने गुस्से से पटक कर मुँह पर दाऊद के जवाब मारा था जो इसे घूर कर रह गया और महर तन-मन करती ऊपर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। कमरे में दरवाज़ा बंद करके उसने गहरी साँस ली और फ़ौरन चादर सोफ़े पर फेंकते वो बाथरूम में बंद हो गई। दरवाज़े से टेक लगाकर नीचे फ़र्श पे बैठते वो रोने लगी। आखिर ज़िंदगी में इसकी क्या गलत ख़ता थी जो हर परेशानी इसके दर पर आ ठहरती थी। इसने अपने आप को अच्छी तरह मलके शम्स का लम्स अपने बाजू पर से उतारना चाहा। 1 घंटे के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो एक नए लिबास में मौजूद थी। दाऊद बाहर खड़ा इसके आने का इंतज़ार में था। जैसे ही वो बाहर आया इसका बाजू अपनी तरफ खींचते हुए इसे खोया हुआ मैं तुम कम से कम मेरा इंतज़ार तो करती ना इंतज़ार किए बगैर ही चली गई। इसकी बातों में मैंने दाऊद को ऐसी नज़रों से देखा कि वो नज़रें चुरा कर रह गया। दाऊद इंतज़ार लफ्ज़ के मायने का भी पता है आपको? क्या मैंने आपका इंतज़ार नहीं किया था? अरे 6 बजे तक मैं आपका इंतज़ार करती रही मगर आपने आना तो क्या अपना फ़ोन भी उठाना ज़रूरी नहीं समझा। अपने फ़ोन को एंगेज कर दिया कि मैं आपको बार-बार रिंग तंग ना कर सकूँ। अगर आप मेरे साथ इतना ही तंग आ चुके तो आप मुझे पहले बता देते मैं आपको कभी डिस्टर्ब ना करती। इसने अपने बाजू से दाऊद के हाथ झटकते बहती आँखों से कहा और अपना बिस्तर पर जाकर लेट गई। "महर मेरी बात तो सुनो" दाऊद ने इल्तिजा की। "ना ही मुझे आपसे कुछ कहना है, ना ही मुझे आपसे कुछ सुनना है। मेरा दिल तोड़ चुके हैं, मगर बराए करम मुझसे सुबह बच्चों का दिल मत तोड़िएगा, वक़्त पर आ जाइएगा। मैं तो आपको शायद माफ़ कर दूँ मगर बच्चों के दिल बहुत नाज़ुक होते हैं, अगर टूट जाएँ तो जुड़ने में बहुत वक़्त लेते हैं और मेरे बच्चे तो हैं ही एहसास, इनका दिल कोई तोड़े ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं।" ये आखिरी बात थी जो महर ने इससे कही और दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। ना ही फिर इसने दाऊद को किसी बात का जवाब दिया। दाऊद भी इसे कल मनाने का सोचकर सो गया था लेकिन मगर वो ये नहीं जानता था कि वो इसे कल भी मना नहीं पाएगा। अगले दिन महर ने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था। बच्चे भी अयान रेयान की बर्थडे पार्टी में शरीक हुए थे। और उन्होंने मिलकर बहुत मज़ा किया लेकिन फिर जब काटने का वक़्त आया तो दाऊद वहाँ मौजूद नहीं था। वो आज फिर किसी मीटिंग में मसरूफ़ था। उसके ज़हन से बिल्कुल ही मुँह हो चुका था कि इसके बच्चों की सालगिरह है। इसमें पेश-पेश हाथ हसीना का भी था जिसने जानबूझ के इसके फ़ोन की बैटरी लो कर दी थी और वापसी में गाड़ी का टायर पंचर के दाऊद गलती से भी घर वक़्त पर ना पहुँच सके। बच्चे इसका इंतज़ार करते-करते थक गए थे मगर ना ही इसने आना था, ना ही वो आया। बच्चों ने बेदिली से केक काटा। महविश को उनकी उदास बुरी तरह महविश को उनका उदास चेहरा देखकर बुरी तरह दुखी हो गई थी और दाऊद पे गुस्सा एक बार फिर नए सिरे से चढ़ा था। चलो वो खुद की ज़्यादती तो माफ़ कर देती मगर इसके बच्चों से अगर कोई बुरा करता तो वो उसे भूलने से भी नहीं माफ़ करती। रात के 10 बजे तक भी बच्चे इंतज़ार में थे कि दाऊद आएगा और इनके लिए तोहफ़े लाएगा मगर इंतज़ार ही रहा। महर ने इनको सुलाने के बाद सुला दिया। बच्चे बेदिली से दाऊद से नाराज़ होकर सो गए। ये बात इनके दिल में गड़ गई थी कि इनके बाप के पास इन्हें देने के लिए वक़्त नहीं। महर खुद इनको सुलाकर दाऊद का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार में वहीं खाने की टेबल पे बैठी रही। 12 बजे जब दाऊद घर पहुँचे तो महविश को डाइनिंग टेबल पे अपने इंतज़ार में पाया। इसे दिली दुःख हुआ था वो क्यों वक़्त पर ना पहुँच सका। इसने महविश के करीब झुकते हुए उठाना चाहा। जब हसीना के गला खंगालने पर महविश की आँख खुली और दाऊद को अपने नज़दीक वो फ़ौरन उठी और टाइम देखा जहाँ रात के 12 बज रहे थे। इसने एक नज़र खाने को देखा जो ठंडा चढ़ चुका था और एक नज़र ऊपर हसीना पे डाली। "महर तुम फ़िक्र मत करो हम लेट हो गए थे इसलिए खाना रास्ते में ही खा लिया। फिर तो इस खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं।" मैंने एक नज़र इतनी मेहनत से बनाए हुए अपने खाने पर डाली जो इतनी बेकदरी पे रो रहा था। महर के दिल में भांबड़ चल रहे थे मगर होठों पे खामोशी का कफ़न लगा था। मैंने इसका जवाब सुनकर बेदिली से खाना उठाना शुरू किया और संजीदगी से सारा खाना उठाकर फ्रिज में रख दिया। जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप अपने कमरे में चली गई और जब वो अपने कपड़े बदल कर बाहर निकली तो दाऊद माफ़ी माँगने के इंतज़ार में खड़ा था। "महर यार मेरा यकीन करो, मैं जानबूझकर लेट नहीं होता। मैं आना चाहता हूँ मगर मजबूरी के तहत नहीं आ पाया।"
इससे पीछे मुड़कर मेहर को प्यार से कहते अपनी बाहों में भरा। डोंट यू डेयर दाऊद शाह, डोंट यू डेयर टू टच मी। दाऊद को सोफे पे धक्का देती चीखी नहीं बल्कि दहाड़ी थी, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, कहा था ना मेरे बच्चों का दिल मत दुखाना। सुबह से लेकर रात तक वो तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे, तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए, मगर इन्हें यकीन था तुम आओगे। मगर तुमने क्या किया, तुम नहीं आए, तुमने इनके दिलों के साथ खेला। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए किसी का दिल तोड़ना। महर ने आंसू साफ करते एक-एक लफ्ज़ खींच कर कहा, "फॉर ड्रेस महर, मैं वहाँ किसी अय्याशी के लिए नहीं बल्कि काम के लिए जाता हूँ। इतनी ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? मैं सुबह मिलकर बच्चों के इनसे माफ़ी माँग लूँगा, इट्स नॉट का बिग डील।" इसकी भरदरामी पे महविश का दिल पूरी तरह दुःख गया। बहुत हो गया था। अच्छा, आप मुझसे माफ़ी की उम्मीद भी मत रखिएगा। रोशन कहाँ कहाँ और अपना रोशन का और अपना दुःख उठाते हुए बच्चों के कमरे में जाकर बंद हो गए और जाओ सख्ती से लब भींच के रह गया। वो बच्चों के कमरे में जाकर दरवाज़ा भी नहीं नॉक नहीं कर सकता था। इसने सर झटका और सोने के लिए लेट गया। जब इससे बच्चों से बात करनी चाहिए तो वो किसी का जवाब सुने बगैर स्कूल की के लिए जहाँ चले गए थे। दाऊद को ये बात बहुत चुभी थी, मगर वो अपने रवैये पे अभी नज़र नहीं डाल रहा था जहाँ सारी गलती इसकी अपनी थी। इनका नज़रअंदाज करना दाऊद को ज़ेरे नज़रों से मख्फ़ी हुआ। दाऊद उधर हसीना के जाने के बाद महविश ने एक पुख्ता फ़ैसला लेते हुए नंबर डायल किया। हेलो, मुझे तुम्हारा एक फ़ेवर चाहिए। क्या मैं तुम्हारे पास रहने आ सकती हूँ? इसकी बातें मुकाबले कहने लगा, आखिर मुझे नाचिज़ की याद आ ही गई। इसके लहके करने पर महविश को हँसी आई थी। और हाँ, मैं बच्चों के साथ आ रही हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? महविश ने तजवीज़ से कहा। आओ 100 बार आई हो तो तुम ही बददीद हो जो मुझे भूल बैठी हो, वरना हम तो आपको दिलो-जान से याद रखते हैं। वैसे आपस की बात है, शौहर से लड़कर आ रही हो ना? और चमरमचा के शरीर लहजे में कहने पर वो खिसियासे रह गई थी, क्योंकि सच ही यही था। सही बचाना अब कौन ना बाकी बातें आकर कर ली जाएँगी। इससे तंजिया का और रमशा को तस सकती रह गई। हाँ, हाँ, मैं भी ज़रा तुम्हारे आने की तैयारी कर लूँ। उफ़! मैं तुम्हारे शौहर की पतली हालत होते देखना चाहती हूँ। मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहती हूँ। इसने एक बार फिर बहर की टाँग खींचते फ़ोन फट से बंद किया। कहीं महर इसे खरी-खरी न सुना दे और पीछे महर हँस के रह गई। अब इसने सोच लिया था कि वो दाऊद को एहसास दिला कर रहेगी, इसके और बच्चों की अहमियत ज़िंदगी में क्या थी और इसे दाऊद से दूर जाना था। मैं वो बच्चों का सामान लेकर पहले ही पैक कर चुकी थी और बच्चों का सामान गाड़ी में रखवाती हुई बच्चों के लिए स्कूल की तरफ चली गई, जहाँ से इसने बच्चों को पिक करते डायरेक्ट रमजा के घर जाना था। दाऊद ऑफ़िस में बैठा अपने कल के रवैये के बारे में सोच रहा था, क्या इसे महफ़िल पे यूँ गुस्सा करना चाहिए था जबकि गलती इसकी खुद थी। आखिर वो अपने बच्चों अब बीवी बच्चों को सालगिरह कैसे भूल सकता है? एक यही पूरा दिन तो होता है जो अपने बच्चों के साथ गुज़ारता था और कल इसने वो भी गँवा दिया। लेकिन महर मेरी कोई बात सुने बगैर ही मुझ पे इल्ज़ाम लगाए थे कि जैसे मैं ऑफ़िस एन्जॉय करने आता हूँ। इसे भी तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। आजकल मेरे मेरे ऑफ़िस का काम कितना बोझ है। इसने सर झटकते हुए सोचा, इस बात से अनजान कि हसीना इस काम में जाए रखती है। आज मैं भी जाकर इसे बात करूँगा। रोज़ रात को तो कोशिश करता हूँ मगर मैडम के नखरे ख़त्म नहीं होते। आज मैं देखता हूँ ये मुझे कैसे मनाती है। इसने मुँह मुसड़ते हुए सोचा, काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। हसीना जो ग्लास विंडो से उसको देखती दिल ही दिल में बोली, दाऊद इस बार मैं अपने और तुम्हारे दरमियान किसी दूसरे को नहीं आने दूँगी। तुम्हारे और महर के दरमियान इतनी दूरियाँ पैदा करूँगी कि इलायती के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इस बार तो मेरे वार से वो बच चुकी है, मगर अगली बार इसका घर तोड़ने में लम्हा नहीं लगाऊँगी। इसने शातिराना हँसते हुए खुद से कहा। इसका ये शैतानी अमल महर की ज़िंदगी को तूफ़ानों की ज़द में लाने वाला था, जिससे वो बेचारी जान थी। महर बच्चों को स्कूल से लेकर रमशा के घर पहुँच चुकी थी। इसने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था महर और उसके बच्चों का। बच्चे आते ही इससे खुलकर घुल-मिल गए थे। रेयान जो खुद दाऊद से नाराज़ थे, रमशा के घर आकर खुद को रिलैक्स फ़ील कर रहे थे। बच्चे बाहर लॉन में खेल रहे थे, जबकि रमशा और मैं लाउंज में बैठी को कॉफ़ी से लुत्फ़अंदाज़ हो रही थी। मैंने आते ही सारी कहानी रमशा की गोशगुज़ार कर दी थी, जिसे वो दिलचस्पी से सुन रही थी। बच्चों की कारस्तानी पे इसका हँस-हँस के बुरा हाल हो गया था। सीरियसली महर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस चुड़ैल के बाल जड़ से उखाड़ देती, अगर वो मेरे शौहर पे डोरे डालती। रमशा ने नाक फुलाकर गुस्से से कहा, हाँ तो रमशा यार मैं क्या करूँ? वो दाऊद की बिज़नेस पार्टनर है, यही तो मसला है, वरना कब का मैं इसको नॉक आउट कर चुकी होती। मैंने ने दाँत पीसते ख़्यालों में हसीना की गर्दन मोड़ते मोड़ते हुए कहा, चलो इसके बारे में भी कुछ सोचते हैं, लेकिन मुझे तो अभी से यही सोचकर मज़ा आ रहा है कि दाऊद साहब की हालत क्या हो रही होगी। इसने तो पूरा घर सर पे उठा लिया होगा अब तक। जब इसे पता चलेगा तुम घर पर नहीं हो, ना ही बच्चे। रामचंद्र ने अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते हुए कहा, जिस पर मैं सर हिलाकर रह गई तो वो रह गई थी कि वो सही रही थी और दाऊद अब तक पूरा घर खंगाल चुका होगा। तभी इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैग में डाल दिया ताकि इससे कोई राब्ता ना कर सके।
शम्स पुलिस स्टेशन से अच्छी तरह मार खाकर लड़खड़ाते हुए घर आता है। जब रायमना पे इस पर तंज के तीर चलाए, आज की लड़की से पिट कर आ रहे हो, शट अप, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। शम्स सिखारते हुए बोला और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आया। मैं ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस 2 टके के मिसेज मैन के लिए तुमने मुझसे पंगा लिया। शम्स से या आज कितनी करीब थी तुम मेरे, और मैं फिर भी तुम्हें महसूस न कर सका। अगर वो गार्ड आज ना आते तो मैं तुम्हारे साथ अपनी गोल्डन नाइट स्पेंड कर रहा होता। शेट, इसने अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा। कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुम मेरे घर में मेरे बिस्तर पे मेरे साथ होगी, फिर भूल कर भी दाऊद की शाह का नाम नहीं लोगी और तुम्हें याद रहेगा तो सिर्फ शम्स। पहले तो सिर्फ तुम मेरी ख्वाहिश थी, अब ज़िद बन चुकी हो, इसने जुनूनी होते हुए कहा। आज फिर घर पहुँचते-पहुँचते दाऊद को 11 बज चुके थे। घर में हूँ का आलम तो वो सीधा आते ही अपने कमरे में घुसा। कमरे में भी खामोशी का राज देखे से सख्त उलझन हुई थी। शायद महर आज भी नाराज़गी के बाद बच्चों के कमरे में सो गई थी। सर झटकते हुए फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। ठंडे पानी से इसके हिसाब पर पुरसुकून कर दिए थे। वो ट्राउज़र और शर्ट में फ्रेश सा बाहर निकला और बिस्तर पे नींदराज हो गया। एक नज़र महर की खाली जगह को देखा और दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। अभी 10 मिनट ही गुज़रे थे कि वो झंझलाकर दूसरी तरफ रुक कर गया जहाँ मैं और महर लेटा करती थी। कुछ देर वो इस जगह को घूरता रहा, फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ और कमरे में उधर चक्कर लगाने लगा। इसको पता भी है मुझे इसके बगैर नींद नहीं आती। फिर बच्चों के कमरे में सोने चली गई। इसने खुद से सोचा, इसने रात को मुझसे इतनी बदतमीज़ी की और ना सीधे मुँह सुबह मुझसे बात की। इसे मुझसे माफ़ी माँगनी चाहिए थी, बजाय माफ़ी माँगने के वो मुझे भाव दिखा रही है। इसने कुढ़ कर सोचा, मैं भी इसे मनाने नहीं जाऊँगा। इसने रसीले अंदाज़ में खुद को समझाया, मगर दूसरे ही लम्हे वो बेचैनी से बच्चों के कमरे की तरफ जा रहा था। वो कब दूर रह सकता था महर से? ये कमीना दिल भी पता नहीं मुझसे क्या-क्या करवाएगा। इसने अपने दिल को कोसते कहा और दिल के हाथों मजबूर होते बच्चों का कमरा आहिस्ता से खुला। मगर अंदर अंधेरे का राज था। इसे एक नज़र महर को देखना था, इसलिए कमरे की लाइट ऑन की। मगर खाली कमरा देखकर इसका दिमाग फक से उड़ा था। वो गैस रूम की तरफ गया, मगर वहाँ भी खाली पड़ा, इसका मुँह चढ़ा रहा था। ये सब कहाँ गए इतनी रात को? वो सोचकर इसके पसीने छूट रहे थे। महर बच्चों के पास बैठी इनके सर पे थपकी देती इन्हें सुला रही थी। रमशा ने इसे कहा भी था कि वो अलग कमरे में सो जाए, मगर इसकी एक ही ज़िद थी। ये बच्चे कब इसे जान से अज़ीज़ हो गए थे, इसे खुद भी पता ना चला था। अब तो इनको देखकर जीती थी वो। दाऊद की वजह से कई तकलीफ़ें मिली थी, मगर खुदा के बाद ये वाहिद ज़ात थी जिसे इससे किसी किस्म का लालच नहीं था, जो इसे सच में चाहते थे बगैर किसी मकसद के। इनको सुलाने के बाद महर की नज़र अपने बंद पड़े मोबाइल पर गई और मुस्कुराहट इसके होठों पे छप दिला गई थी। इससे सोचकर ही मज़ा आता कि दाऊद की क्या हालत हो रही होगी। वैसे तो वो दाऊद को एक शेयर्ड ओल्ड एप्पल भेज चुकी थी ताकि मैसेज के ज़रिए वो इसे ट्रेस ना कर ले। अब पता लगेगा आपको दाऊद साहब तन्हाई कितनी बुरी चीज़ है और इंतज़ार कैसे जान निकालता है। इसने होंठ नीचे करके मुस्कुराते हुए कहा और आराम से सोने के लिए लेट गए। इसने अब यकीनन इसे इसे मीठी नींद आने वाली थी। इतने दिनों से वो दाऊद का इंतज़ार करती जागती रहती थी। अब बारी दाऊद की थी। नींदों का उड़ना किसे कहते हैं, दाऊद 2 घंटे में अच्छी तरह जान गया था। दाऊद की आँखें रत जगह के बाद सुर्ख हो गई थी। सभी मुलाज़िम कतार में सर झुकाए खड़े थे और दाऊद के कहर का शिकार हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है किसी को भी पता ना हो कि बच्चे और महर कहाँ गए? अगर वो घर से इतनी देर से गायब थे तो आप लोगों ने आकर मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? किस चीज़ के पैसे देता हूँ मैं आप लोगों को? इसकी धार से कतार में खड़े सब मुलाज़िम थर-थर काँप रहे थे। दाऊद, लेकिन इनमें इनकी क्या गलती? वो खुद ही कहीं गई होंगी। क्या इसे खुद तुम्हारी ये परेशानी का अंदाज़ा नहीं था जो तुम्हें यूँ बताए बगैर चली गई? हसीना ने पूरी आँख लगाने की कोशिश की थी, जिसे सुनकर दाऊद को और गुस्सा आया था। वो कब से घर नहीं आई? बेटा वो बच्चों को लेने स्कूल गई थी और तब से वापस नहीं आई, जबकि ड्राइवर अकेला वापस आया था। इसके साथ लहजे में पूछे जाने वाले सवाल पर पूरा हड़बड़ाकर रट्टू तोते की तरह बोली और अब वो दाऊद के सुर्ख नज़रें खुद पर महसूस करते ड्राइवर को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी और वो काँपती टाँगों समेत दाऊद के सामने आया था। इसे डर था कि दाऊद कोई चीज़ इसके सर पे ना उठा मारे। एक दफ़ा पूछूंगा महर कहाँ है? इसके ठट्ठर लहजे में पूछने पर ड्राइवर लड़खड़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ा। सब हैरत से इसकी कारकर्दगी देख रहे थे, जबकि दाऊद भी चौंकने से इसको देख रहा था। सबके मुँह हैरत से तो तब खुले जब ड्राइवर हाथों में ठंडी लस्सी का गिलास लिए दाऊद के सामने आया और उसे लस्सी पेश की। दाऊद ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो फर-फर बोलने लगा। साहब जी, मैडम ने कहा था कि अगर साहब मेरा पूछे तो इन्हें ये लस्सी का ठंडा गिलास दे देना ताकि इनके तपे हुए दिमाग और सीने में दोनों में ठंड पड़ जाए। इसकी बात और महर का पैगाम सुनकर दाऊद को अपनी नसें फटती हुई महसूस हुई थी। क्या इसने दाऊद को इतना गया गुज़रा समझते कि इसे खुद बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था और बगैर बताए कहीं चली गई थी। अब वो इस रात के इस पहर कहाँ ढूँढता? कितनी दफ़ा तो वो बाहर की खाक जम चुका था, मगर जहाँ पर भी महर के होने के इम्कानात थे, वहाँ पर वो नहीं मिली थी, ना ही बच्चे।
क्या वो नहीं जानती थी कि शहर के हालात कैसे थे? चौंका तो वो तब जब महर की तरफ से इस एक ईमेल मौसूल है। इसे ने फ़ौरन ईमेल खोली। कैसा लगा दाऊद साहब मेरा मज़ाक? आपको क्या लगता है आप भी सिर्फ़ लोगों को इंतज़ार की सूली में टाँग सकते हैं? आप यकीनन आप जान गए होंगे कि अपनों का आपके पास रहना कितना ज़रूरी है। इसका अंदाज़ा वक़्त के साथ आपको ज़्यादा होगा। दाऊद को तो अभी से अंदाज़ा हो गया था कि इसका गुज़रा वाक़ई इनके बगैर नहीं है। पता नहीं वो उसको कितनी सज़ा देना चाहती थी जो इससे नाराज़ होकर बैठा था। नाराज़गी तो कहीं दूर जा जा सोई थी। इसकी याद तो अभी से ही दाऊद पर हमला आवर हो रही थी। जाओ यहाँ से, दाऊद की आवाज़ सब वहाँ से 9-9 11 हो गए थे। दाऊद तुम भी सो जाओ, वो पता नहीं कब आए, तुम क्यों अपनी नींद खराब करते हो? हसीना अपनी नींद से बंद होती हुई आँखों से इसके कंधे पर सर रखते कहा, फॉर गॉड्स हसीना मेरी बीवी और बच्चे लापता हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। रिक्वेस्ट जाओ सो जाओ तुम, मुझे इन्हें ढूँढने जाना है। दाऊद ने अपना कंधा झटका बाहर की तरफ जाते हुए कहा। हसीना हड़बड़ा कर रह गई और पैर पटक कर अंदर सोने चली गई। इसकी तरफ से बाहर में जाते बच्चे और ख़ासकर महर मैं तुम्हें ढूँढूँगा क्योंकि अब दूरी ना गृहस्थी मैं तुमसे माफ़ी माँग लूँगा। इसने स्ट्रिंग से पैर सर ठुकाते कहा, क्या वो एक-दूसरे के लिए बने थे? महर मैं तंग आ गया तुमसे, मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस बहुत हो गया। मैं पहले ही जानता था तुम मेरे बच्चे से प्यार नहीं करती बल्कि पैसे के लिए आई हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। दाऊद ने गुस्से ताज्जुब से कहा, दाऊद ये क्या कह रहे हैं आप? जानते भी हैं कितना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर आप। महर चीखी थी, यहाँ तक कि इसके गले में खराशें पड़ चुकी थी। लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। इसका अंदाज़ महर की जानिब लेने की दर पे था। साँस बंद हो मगर वो फिर भी बेबसी की तस्वीर बन खड़ी थी जबकि हसीना पीछे से दाऊद के कंधे पे हाथ रखती इसको बढ़ाने की दर पे थी। महर की आँखों में मंज़र देखकर मर्ची भर गई थी। वाह दाऊद मेरी बात तो सुने प्लीज़ मुझे सफाई का एक मौका तो दें। महर के आँसू पर एक वो ज़ालिम शख्स ना रुका था। महर मैं तुम्हें अपने होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये बोल इसकी जान ले गए थे। वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल नीचे गिरी थी। क्या मिला था इतना वक़्त किसी और के साथ गुज़ारने का? तन्हाई पर इसका मुकद्दर ठहरी थी। आई हेट यू दाऊद। वो ज़ोर-शोर से रोते हुए चीखी जब झटके से इसकी आँख खुली थी और इसने खुद को रमशा के घर पाया था। शुक्र है ये ख्वाब था वरना मैं तो मर ही जाती। ओह मेरे खुदा! ये कैसा ख्वाब था जो मेरी जान निकालने के दर पर था। इसने सीने पर हाथ रखते हुए गहरे साँस भरते हुए कहा, वक़्त पर नज़र गई तो सुबह के 4 बज चल रहे थे। अय अल्लाह रहम करना सुबह के वक़्त ऐसा बुरा ख्वाब आना यकीनन किसी खतरे की निशानदेही है। महर ने घबराते हुए खैरियत की दुआ की और फ़ौरन फ़जर की नमाज़ के लिए उठ खड़ी हुई। महर अब नमाज़ पढ़ती बाहर लॉन में चहलकदमी के लिए चली गई और अगला लाए-अमल सोचने लगी क्योंकि अब जो जंग शुरू होने वाली थी वो कतई आसान नहीं थी। वो सब 2 दिन रमशा वो सब 2 दिन से रमशा के घर थे मगर दाऊद अब तक इन्हें ढूँढ नहीं पाया था। रेयान अयान रमशा के बेटे के साथ लॉन में रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो ख्यालों में गुम थी जब अयान ने इसको पल्लू को खींचते हुए इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए जूस का गिलास दिया। मम्मा जूस में सदके मेरा बच्चा, मम्मा का इतना ख्याल है। महर ने अयान को चेयर पर बिठाकर पसीना अपने दुपट्टे से साफ किया और उसकी छोटी सी नाक को शरारत से खींचते पूछा तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। मम्मा डैड अभी तक नहीं आए ना हमें ढूंढने? इसने उदासी से पूछा। अयान रेयान की नस्बत ज़्यादा एहसास था जो बहुत जल्द तक रवैये को महसूस करता था और फिर घुटनों के बारे में सोचता रहता था। अयान क्या आप डैड के लिए उदास हो गए हैं? मेरा बेटा घर जाना चाहते हो तो आज चलते हैं। मैंने फ़ौरन इसका उदास चेहरा देखते हुए कहा, वो कहाँ देख सकती थी अपने बच्चों को उदास। नो मम्मा हम नहीं जाएँगे जब तक डैड हमें खुद लेने नहीं आते। हम इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ना ही इनके पास जाएँगे। इसने हत्थे से करते हुए कहा। महर इसके रूठने अंदाज़ से मुस्कुरा कर रह गई। इसे यकीन था इसके बच्चे इस पर ही गए हैं। इसने बेसाख्ता इसके दोनों गाल चूम लिए। वो ऐसे ही लाड आने पर इसी तरह करती और उसके इस अमल पर हर बार की तरह अयान के गल सरहद से सुर्ख हो रहे थे, जिस पर महक खिलखिला कर हँसती थी। ज़िंदगी कितनी हसीन थी, ये इसने वहाँ आज के बाद इन बच्चों के साथ रहकर जाना था। रात को जब से सो गए थे, वो एक अहम फैसला करती रमशा और हमज़ा के कमरे की तरफ गई। रात के पहर दरवाज़ा नॉक होने पर रमशा और हमज़ा ने चौंक कर एक-दूसरे को देखा। रमशा दरवाज़ा खोलो। महर की आवाज़ पे रमशा ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। कहीं मैंने तुम लोगों की नींद तो ख़राब नहीं कर दी? इसने खिसियाकर पूछा तो वो दोनों इसे देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर आएँ महर। हमज़ा भी हुई फ़ौरन रात के इस पहर महर की मौजूदगी में फ़ौरन उठ बैठा था। हमज़ा भाई मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए। इसके ज़रात पर पूछने पर हमज़ा फ़ौरन सीधा हुआ और बोला, महर आप मेरी बहन जैसी ही हैं, फ़ेवर नहीं बल्कि हुक्म करें। महर इसके बड़ेपन पर मुस्कुरा दी। मुझे इनका पता ढूँढना है, ये इनका पहला पता है मगर अब वो यहाँ नहीं रहते। मैंने इन्हें बहुत ढूँढा मगर ये मुझे नहीं मिले। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें ढूँढें, मेरी मदद करें क्योंकि आपका काम भी इस फ़ील्ड में करते हैं और हो सकता है आप आसानी से इन्हें ढूँढ लें। वो दोनों महर की बात गौर से सुन रहे थे और ये भी जानते थे कि इसके अपनी फ़ैमिली से रवाब कुछ अच्छे नहीं थे। महर कौन है? ये पहले कभी तुमने इनका ज़िक्र नहीं किया क्या? वो बहुत ख़ास है? रमशा ने दिलचस्पी से पूछा। कुछ ऐसा ही समझ लो रमशा, मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो मगर मेरा दिल डरता है और मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे अपनी ज़िंदगी में एक बार मिल लूँ। इसने खोए हुए लहजे में कहा तो दोनों को तशवीश हुई। मेरी जान तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम भी तो तुम्हारे अपने ही हैं ना। इसने फ़ौरन इसके हाथों पे हाथ रख कर कहा तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी।
ये सच है रमशा कि तुम मेरी बहुत मुखलिस दोस्त हो, मगर मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी तो नहीं हूँ ना, और जिसकी हूँ इन्हें तो शायद परवाह भी नहीं। लेकिन अब अगर कोई मुझे दुनिया में अपना लगता है तो वो ये है जिनसे मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। इसने आँखों में अजीब तासुर लिए कहा, आखिर कौन है ये? हमज़ा ने शिफ़ तशवीश से पूछा। ये वो हैं जो मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो उन्होंने मुझे सँभाला था, ये मेरे। इसकी बात पे वो दोनों हैरत से तकने लगे। महर के जवाब पे वो हैरत से देखने लगी। बस इतना ही बोली और इन दोनों को हैरान छोड़कर खड़ी हुई। मुझे उम्मीद है हमज़ा भाई कि आप इसे ढूँढ लेंगे, मेरी उम्मीद मत तोड़िएगा। वो इन दोनों को हैरान छोड़कर बाहर निकल गई, जबकि वो पीछे परेशानी में गिरे एक-दूसरे को देखने लगे। 2 दिन बीत चुके थे मगर महर का कोई अता-पता न था। सुबह के 5 बज चुके थे और जुनैद की अच्छी खासी शामत आई हुई थी। 2 दिन हो गए जुनैद, 2 दिन, मगर अभी तक हम महर या बच्चे को ढूँढ नहीं पाए। तुम इतने सुस्त कैसे हो सकते हो? वो गुस्से से चीखा। और आँखें 2 दिन से जागने की निशानदेही कर रहे थे। बिखरे बाल, शर्ट के अध खुले बटन चेहरे से शिकस्त पर टपक रही थी। इन दोनों 2 दिनों में इसने महर और बच्चों को ढूँढने के सिवा कोई काम ना था। हसीना इसे यूँ बच्चों बहन के पीछे पागल हुए देखकर कुढ़ के रह जाती। जब भी वो दाऊद को आराम करने या इसके साथ वक़्त गुज़ारने का कहती तो वो काट खाने को दौड़ता था। अब भी वो अपने बालों को मुट्ठी में दबोचे इधर-उधर टहलने महर के बारे में ही सोच रहा था। खाना तो शायद इसने 2 दिन से थे देखा भी तक नहीं था। जुनैद कुछ करो वरना तुम्हारा इस नौकरी का आखिरी दिन होगा और तुम्हें पता है जो मैं कह दूँ इससे पीछे नहीं हटता। इसने एक-एक लफ्ज़ चबाकर कहते जुनैद की जान निकाल दी थी। कहाँ जा सकती है वो आखिर? आखिर कहाँ? अपने घर भी नहीं गई, वरना किसी होटल जगह ढूँढ चुका हूँ मैं इसे। इसने परेशानी से गर्दन हिलाते कहा। सर शायद वो अपनी इन्हीं दोस्त के घर गई जिन्होंने पिछली दफ़ा इन्हें बचाया था। जुनैद के ज़हन में एकदम रमशा का ख़्याल ब्लैंक हुआ और सीधे हिचकिचाते हुए कहा, और दाऊद तो वो तो जहाँ था वहीं रह गया। आखिर इसने ये सब क्यों ना सोचा? यकीनन वो वहीं गई होगी और यहाँ इसका था ही कौन? जुनैद आखिर ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यकीनन वो वहीं होगी। महज़ 2 दिन बाद ही सही, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। अब मैं तुम्हें खुद से कभी नाराज़ होने नहीं दूँगा। वो आँखों में चमक लिए जुनैद से गाड़ी की चाबी झपटा बाहर को भागा। इसको इतनी फुर्ती से जाता देखकर जुनैद इसके पीछे लपका था। पलार हम अब यहाँ क्यों आए हैं? ज़मारे ने इर्द-गिर्द देखते जीसे-जीसे अपने गोल-गोल आँखें मटकाते अपने बाप से पूछा। ज़मारे हम यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ कोई ऐसी शरारत मत करना जिससे तुम्हें नुकसान हो। इसके बाप ने शुरू में इसे तंबिया किया था। पलार हम कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो शरारत करेगा। अब बहुत समझदार है, तुम बेफ़िक्र रहो, अब कुछ भी नहीं करेगा। इसने बड़ों की तरह नसीहत करते एक्टिंग की, तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए आँखों में शरारत लिए कहा, जबकि इसका बाप इसकी आँखों में वाज़ेह शरारत देखकर ताज्जुब से सर हिला गया। इनकी 8 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आया और ग़ार इधर-उधर फार्मेसी की तलाश में नज़र घुमाने लगा। करीबी से फार्मेसी मिल गई। वो ज़मारे को स्कूल के बाहर एक बेंच पे बिठाकर फार्मेसी से दवाई लेने चला गया, मगर जाते हुए भी इसे हिदायत देना ना भूला था कि वो वहाँ से उठकर कहीं न जाए। इसके जाने के बाद ज़मरे स्कूल बोल के बच्चों को दिलचस्पी से देखने लगा और उनकी कार्रवाई मुलाज़ा करने लगा। सुबह के बाद स्कूल के बाहर बच्चों की बहुत गहमा-गहमी थी, जिसे वो पुरशौक नज़रों से देख रहा था। पास आई आइसक्रीम वाले को खड़े देखकर इसका दिल आइसक्रीम खाने के लिए मचलने लगा, मगर ना तो इसके पास पैसे थे। अगर पैसे होते भी तो खाने से लेने न देता, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से इसे आइसक्रीम खाने से मना किया था। और जिस अंदाज़ में वो आइसक्रीम को देख रहा था, पास ही रेयान, अयान जो स्कूल के अंदर जाने लगे थे, इसको इस तरह आइसक्रीम की तरफ देखकर इसे रहा न किया और वो आइसक्रीम लेकर इसके पास आए। ये लो ये तुम्हारे लिए। रेयान ने एक आइसक्रीम इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मगर ये तुम हमको क्यों दे रहा है? इसने एक नज़र आइसक्रीम, एक नज़र रेयान अयान पे डालते हुए हैरत से अपनी गोल आँखों को घुमाते हुए कहा, और वैसे भी मेरी मोरे कहती है कि किसी अजनबी से लेकर नहीं खाना चाहिए। इसने नखरे से ऊपर-ऊपर से मना करना चाहा, मगर इसके हर अंदाज़ से झलक रहा था कि वो आइसक्रीम लेने को कितना बेताब है। अयान ने आँखें छोटी करती इसका नखरा मुलाहिज़ा किया, जबकि रेयान इसकी बात पर कर हँस दिया और इसके नरम-नरम सुर्ख़ सफ़ेद गाल खींचकर बोला, क्योंकि छोटू हमें तुम बहुत पसंद आए और हमारी मम्मा कहती है हमें हर चीज़ बाँट कर खानी चाहिए, और वैसे भी अगर तुम हमारे दोस्त बन जाओ तो ये आइसक्रीम आसानी से ले सकते हो। ज़मारे ने तो पल को सोचा, फ़ौरन दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया। अब वो अनजान होने के चक्कर में अपनी आइसक्रीम तो नहीं गँवा सकता था ना। इसने दोनों हाथों से हाथ मिलाया और इस तरह तीनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ था। तीनों एक ही आइसक्रीम लिए खाने लगे। महज जो रमशा की पर्सनल गाड़ी ड्राइव करके बच्चों को स्कूल छोड़ने आई थी। जब बच्चों को स्कूल छोड़कर वो काफ़ी दूर आ गए तो उसने देखा रेहान अपनी वाटर बॉटल गाड़ी में ही छोड़ गया था। उफ़! ये बच्चे भी ना, इसने सर पर हाथ रखकर कहा और गाड़ी रिवर्स करते हुए स्पीड से स्कूल की तरफ बढ़ा दी। जो ही वो बाहर निकली तो इसने स्कूल के बाहर बने बेंच पर रेहान अयान को एक बच्चे के साथ बैठते देखा था। वो हैरत से उनकी तरफ बढ़ी, क्योंकि आज से पहले रेहान ने कभी स्कूल बंक नहीं किया था।
क्या बातें हो रही हैं? वो तीनों जो बड़े मज़े से बातों में मगन थे, महक की आवाज़ से बड़बड़ा कर पलटे, "मम्मा आप यहाँ?" अयान ने हैरत से कहा, "ये प्यारा-सा बच्चा कौन है?" इसे ज़मज़म की नीली आँखों को फ़िदा होती नज़रों से देखकर कहा। रेयान अयान ने इसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी, जिसे इसने दिलचस्पी से सुना और रगे हाथों ज़मज़म से भी दोस्ती कर डाली। इसे इसमें किसी बहुत अपने की तस्वीर दिखी थी। ये गुमान था या हकीकत, ये तो बस कुदरत जानती थी। रेयान और अयान स्कूल छोड़ने के बाद ज़मरे के साथ ही बैठ गई थी। इससे पहले कि वो कुछ देर इसके साथ बैठती या इसके माँ-बाप के बारे में पूछती, रमशा की कॉल ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जह किया। "महर कहाँ हो? फ़ौरन घर पहुँचो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हमज़ा को लगता है इसका पता मिल चुका है।" और ये सुनना था कि वह हैरत से खड़ी हुई, लेकिन वो ज़मरे को बिल्कुल अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी। ज़मरे ने इसकी मुश्किल आसान करते हुए उसे जाने का कहा, "बच्चे क्या आप वाक़ई क्या अकेले रह लोगे?" इसने परेशानी से पूछा, जिसका बाप अभी तक नहीं आया था। "जी आंटी, हमारा पल्लार आता ही होगा, आप जाओ।" ज़मरे के बार-बार इसरार करने पे मना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठी और तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके जानने की जल्दी थी कि वो शख्स है कहाँ, जहाँ जिसका ख़्याल हर वक़्त इसके साथ था, दिन-रात की तरह। खान जो सड़क के क्रॉस करके आ रहा था, महविश को अपनी आँखों के सामने गाड़ी में बैठा देखकर इसकी साँसें थम गई थी। क्या ये वाक़ई इसकी विश थी? जिसने कल कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, मिली भी तो इसी शहर में। महर को तेज़ी से गाड़ी में बैठता देखकर वो होश में आया, इसके पीछे लपका, "विश, विश, रुको, मेरी बात सुनो, खुदारा रुक जाओ।" वो गाड़ी के पीछे भागता हुआ चिल्ला रहा था, आखिर एक ठोकर लगते हुए मुँह के बल नीचे गिरा था। "विश ज़िंदा है, मेरी विश ज़िंदा है।" इसने इसके दर्द होने का गम छटकते खुश होते हुए सोचा। वो जानता था इसके भाई भाभी झूठ बोल रहे होंगे कि वो दूसरी शादी के बाद मर चुकी है। "अब मैं तुम्हें ढूँढ लूँगा विश," इसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए खड़े होते अज़म से कहा था। महर अफ़रा-तफ़री में घर पहुँची थी, यहाँ तक कि गाड़ी से निकलकर रमशा के घर तक आते इसका साँस पूरी तरह फूल चुका था। इसे जानने की जल्दी थी कि वो शख़्स कहाँ है, अब किस हाल में है, जिसके साथ इसका राब्ता कि पहले ख़त्म हो चुका था। क्या वो उसको भूल चुका था या अब भी उसे याद थी? अब तक वो किसी से शादी भी कर चुका होगा। महर आराम से उसको यूँ तेज़ी से भाग कर आता देखकर रमशा ने फ़ौरन कहा, "कहीं वो गिर ना जाए। बताओ रमशा कैसा है वो? कहाँ है वो? क्या हमज़ा को उसका पता मिला?" इसकी आवाज़ तो इसका साथ ही नहीं दे रहे थे। "महर बैठ जाओ आराम से, मैं तुम्हें सब बताती हूँ।" रमशा शुरू से लेकर आखिर तक महर को सब बताती चली गई और वो साकित बैठी सब कुछ सुन रही थी। तो आखिर इसका पता महर को मिल ही गया कि अब वक़्त आ गया दोबारा मिलने का। खान अपने कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ और ज़मरे के पास गया तो उसे परेशानी से देख रहा था। "प्यार तुम ठीक है? तुम इसके पीछे क्यों भागा?" इसने अपनी नंगी पेशानी पर सिलवटें लाते हुए पूछा। "मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम इसके साथ क्या कर रहे थे?" इसने जानने की जल्दी थी। फिर ज़मरे से क्या कह रही थी? "कुछ भी तो नहीं, बस वो ये पूछ रहा था कि तुम कब आएगा और तुम हमको अकेला छोड़कर क्यों चला गया?" हम विश तुम अभी तक नहीं बदली, वो नहीं जानता था कि वो महर से मिल पाएगा या नहीं। लेकिन इतना तो जान गया था कि महर किस शहर में, इसे महर को ढूँढने में मुश्किल नहीं होनी थी। ज़मरे की सेहत का ख़्याल रखते हुए उसे ये वापस चला गया था। रमशा और महर लॉन में टहलते हुए बातें कर रहे थे। वैसे हैरत की बात है कि मैं तुमसे मोहब्बत के दम पर था और अब तक तुम्हें ढूँढ नहीं पाया। ये कैसी मोहब्बत है इसकी? रमशा गुस्से से बोली। सही कहा आपने रमशा, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब इंसान मोहब्बत में पड़ जाए तो मोहब्बत इसकी आवाज़ गुम कर देती है और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ है। यहाँ तक कि मैं इसे हर जगह तलाश करता रहा, मगर मुझे यहाँ का ख़्याल ही नहीं आया। महर की गुमशुदगी ने मेरे दिलो-दिमाग दोनों बंद कर दिए थे। इससे दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि वो मेरा दिल अपने साथ ले गई थी। इससे पहले कि मैं रमशा को जवाब देती, गेट से अंदर दाखिल होता हुआ दाऊद रमशा और मैं से इकट्ठे मुखातिब हुआ। इसके तेज़ी से बढ़ते कदम महर की तरफ बढ़ रहे थे और वो रमशा का लिहाज़ किए बगैर महर को सीने से लगा चुका था और काफ़ी देर इसने महर को सीने में बींचे रखा। जैसे पता नहीं कौन-सी कीमती चीज़ इसने काफ़ी देर बाद मिली, जैसे कीमती चीज़ की छिन जाने का डर हो। महर और रमशा दोनों ही हैरत से दाऊद को तक रही थी, जो महर को सीने में छिपाए दुनिया जहाँ मिला बैठा। इसकी इतनी शिद्दत में महर की सिसकी निकली थी, इसकी यहाँ मौजूदगी का गुमान इन दोनों में से किसी ने नहीं किया था। दाऊद और मैंने ने दाऊद से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। शमशा इसके सामने इतनी बेबाकी पर इसके कान तक सुर्ख पड़ चुके थे। रमशा इन दोनों को करीब देखती शर्म से खुद ही वहाँ से चाय लेने के लिए खिसक चुकी थी। तौबा तौबा! ये दाऊद कितना तरकीब बंदा है। रमशा ने डराते शर्म से दोनों कानों को हाथ लगाते कहा। मैंने ने खुद को लाख दाऊद की मजबूत गर्भ से आज़ाद कराना चाहा, मगर नहीं करा पाई। बल्कि दाऊद इसकी जुल्फ़ों में गहरी सांस भरने लगा। कितनी देर बाद इसे ये खुशबू नसीब हुई थी, जिसे पाकर आज वो अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा था। "शीशी कुछ देर ऐसे ही रहो, मुझे खुद को महसूस तो करने दो। तुम जानती हो कितना डर गया था मैं कि अब तुम्हें नहीं देख पाऊँगा। जान निकाल के रख दी तुमने मेरी। आइंदा कभी अगर मुझसे पूछे बगैर कहीं गई इस तरह तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" दाऊद ने मेहर को अपने सामने करते इसकी आँखों में आँखें डालकर मज़बूत लहजे में कहा और शिद्दत से इसके लबों पर झुका, यहाँ तक कि महर का दम घुटने लगा और उसके सीने पर मुक्कें बरसाने लगी। ये इसका अपना घर थोड़ी था जहाँ वो खुल्लम-खुल्ला आशिकी-मौशिकी कर रहा था।
काफ़ी देर बाद जब दाऊद ने महर की जान बख्शी तो वो गहरे सांस भरती हुई ज़ोर से इसके पैरों में को कोहनी रसीद करके रह गई। शर्म करें, आप अपने घर पे नहीं हैं। इसने शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ दाऊद को गिरते रखते हुए कहा, जिस पर वो अपनी गर्दन हिलाकर रह गया। तो इसका मतलब है घर जाकर इजाज़त है? इसने शरीर लहजे में पूछा तो वो इसे तेज़ नज़रों से घूर कर रह गई। साली साहिबा, अब चाय की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी ज़ुलह को आज कैद करने का इरादा रखता हूँ। उम्मीद है आज थोड़ी देर के लिए आप मेरे बच्चे को सँभाल लेंगी। ये कहते हुए दाऊद महर को अपने बाहों में उठाता बाहर की तरफ चल दिया। पीछे से रमज़ा बस सर हिलाकर रह गई और सोचने लगी ऐसे लोग कहाँ से आते हैं दुनिया में। दाऊद यकीनन एक शरीफ बंदा नहीं हो सकता। इसने सर झटकते सोचा और डर पड़ गई। जो भी था वो महर के लिए खुश थी कि दाऊद को अपनी गलती का एहसास हो गया। जैसे ही दाऊद ने महर को गाड़ी में लाकर पटका तो वो खौंखार बिल्ली की तरह इस पे चमटी कि वो अरे अरे करता ही रह गया। अरे मेरी जान, अभी तो रात बाकी है, अभी तो बात बाकी है, घर चलकर साफ बेबाक करते हैं। इसने महर को आँख मरते कहा तो वो शर्म और गुस्से से सिर्फ ऊँ करके रह गई। दाऊद तो उसकी सौ कल्ट रोमांटिक बातें, मज़ाक के अलावा महर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ जो इतने इतने दिन तुम्हें नज़रअंदाज किया। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी जिसका मुझे बराबर एहसास है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने फ़ौरन उसकी जानिब तरफ देखा जिसके चेहरे पे मज़ाक का शोभा तक नहीं था। वो भरपूर संजीदगी से सामने देखकर मेरे से मुख़ातिब हुआ था। दाऊद, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप आज अपनी औलाद को वक़्त नहीं देंगे तो कल को वो भी आपको वक़्त नहीं देंगे। महज़ लेकिन मैं किसके लिए कमाता हूँ? इनके लिए तो कमाता हूँ ताकि इनकी हर ख़्वाहिश पूरी कर सकूँ। इसने महर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहा जिस पे महर सर हिलाकर रह गई और बोली, दाऊद, बात पैसों की ही नहीं तो नहीं है। ये तो आज है, कल नहीं है, बात तो सारी वक़्त की है। जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। जब बच्चे बड़े हो जाएँगे और अपना कमाएँगे तो कल को इनके पास भी जवाब होगा कि हमें इसलिए वक़्त नहीं देते क्योंकि हमारे लिए काम रहे हैं तो क्यों ना हमें इन्हें सरमाए के तौर पर वक़्त दें जो वो कभी ना भुला सकें और आगे चलकर हमें भी वक़्त दें, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें तब होगी जब हमारी उम्र हो जाएगी। वह मुश्किल ही सही मगर दाऊद उसकी बात समझ चुका था। बात मुश्किल सही मगर गहरी थी। ठीक है, अब मैं तुम दोनों को वक़्त दिया करूँगा ताकि तुम लोग मुझसे बदगुमान मत हो। इसने महविश को अपनी बाहों के घेरे में डाल लेते हुए कहा जिस पर महविश भड़क कर रह गई। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, जो वक़्त आप हसीना के साथ बाहर गुज़ारते हैं, इसको मैं भूली नहीं हूँ। इसने आँखें नचाते हुए कहा तो दाऊद गहरी साँस भरकर इसे अपनी सफाइयाँ पेश करने लगा। महर और दाऊद जब घर पहुँचे तो घर की मुकम्मल तारीकी में डूबा था। महर तो सुबह पूरे घर को तारीकी में डूबा देखकर हैरान परेशान सी दाऊद से इस्तफ़ार करने लगी। दाऊद, सुबह के वक़्त में इतना अंधेरा क्यों और खिड़कियाँ भी बंद है? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी गुर्बत गुस्ताखी यकीनन तुम्हें चेहरा छुपाने पर मजबूर कर देंगे, तभी ये अंधेरा तुम्हारा काम आएगा। दाऊद की नरम गरम सी बेबाक में ख़याल सी सरगोशी पर महर के औसान ख़ता हुए थे जबकि कमर के गिर्द सिरकती उँगलियाँ ने इसकी जान निकाल कर रख दी थी। दाऊद, इसके मुँह से दाऊद का खर निकला था क्योंकि इसकी बेबाक गुस्ताखियों से इसकी ज़बान तालू से चिपकी थी। शीश आज यूँ बस महसूस करो और मुझे अपने इन हसीन लम्हात को वो इसे बाहों में भरकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और अपने कमरे की तरफ गया, जहाँ वो पहले ही जुनैद से सारी तैयारी करवा चुका था। कमरे में पहुँचते ही सिर्फ़ गुलाबों की महक अपने अंदर बसती हुई महसूस हुई थी, जबकि महक कमरे को इतने खूबसूरत तरीके से सजा हुआ देखकर अंदर तक सरचार हो गई। मगर दाऊद के खतरनाक इरादे इसकी जान लेने के दरपा थे। दाऊद ने इसे नीचे उतारा और खूबसूरत लाल रंग का हार्ट शेप बॉक्स दिया जिस पे चमकता हुआ नाइट ड्रेस अपनी मिसाल आप पेश कर रहा था। दाऊद का तो पता नहीं क्योंकि इसमें तो शायद शर्म ही नापीद थी, लेकिन महर की गर्दन कान ना सब कुछ सुर्ख पड़ चुका था। अब तो बस बेहोश होने की कसर बाकी थी। दाऊद की ज़बरदस्ती करने पर वो वॉशरूम में जाकर ड्रेस चेंज तो कर चुकी थी मगर अब इसे दाऊद के सामने जाते हुए शर्म आ रही थी। वह तुम बाहर आ रही हो या फिर मैं अंदर आऊँ? इसके वार्निंग देते अंदाज से महर को साफ पता चल गया था कि अब इसकी खैर नहीं। इसने काँपते हाथों से लॉक खोला और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। दाऊद मुँह पीछे किए खड़ा था। इसके आने पे वो इसकी तरफ पलटा तो साँस जैसे सीने में ही अटक चुका था। क्या कोई इतना प्यारा भी लग सकता है? इसने एक पल को सोचा और दूसरे लम्हे इसने अपने करीब कर चुका था। आज महर के लाख ना चाहने के बावजूद दाऊद ने अपनी मनमानियाँ की थी और उसे शर्म से अपने सीने में छिपने छिपने की जगह भी नहीं दी थी। आज दाऊद महर को अपने संग एक नई दुनिया में ले गया था, जहाँ वो दोनों बहुत खुश थे, गमों से अनजान, खुशी में मस्ती और डंगियाँ करते वो आने वाली आज़माइश से बेखबर थे। हसीना रात देर से घर से आई थी लेकिन जूही से खबर मिली कि दाऊद महर के साथ आ चुका है और सुबह से अपने कमरे में बंद है। तब से वो जलते अंगारों पर लौट रही थी। इसका बस नहीं चाह रहा था कि महर को ख़त्म करके रख देती। अब भी वो कमरे में जले पैर बिल्ली की तरह फिरती, शम्स को कॉल मिला रही थी और उस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी।
निहायत कमज़ोर नाकाम शख्स निकले तो शम्स एक छटांग भर की लड़की को ना तो अपने काबू में कर सके। क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने बड़े बिज़नेसमैन होने का? अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं रही। अब जो करना है वो मैं खुद करूँगी। तुम तो इस दिन कुछ नहीं कर पाए ना मर्द, मगर अब मैं मेहर का किस्सा तमाम करके रहूँगी। इसने शम्स से चिल्लाते फ़ोन काट कर बेड पर फेंकते हुए कहा और अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोचने लगी। मेहर और दाऊद को साथ तस्वर करते हुए होश खो बैठी थी। चीज़ें बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मगर तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जो बुरा करता है इसके साथ बुरा ही होता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब के पीछे तुम हो, मगर मैं तुम्हीं ने जान ना पाई। पैर की आवाज़ पर उसने झटके से सर उठाया, दरवाजे पे नाइटी पहने खड़ी थी। इसको देखा अचानक का दिल जलकर और कोयला हुआ था। सच पर सच बताओ, क्या वो मकसद है तुम्हारा? और तुम शम्स के साथ क्यों मिली हो और कब से इस साजिश में शरीक हो? महर ने इसका गला दबोचकर इसे दीवार से लगाते कहा, जिस पर उसे तमतमाश अंदाज में देखती हुई हँस दी। जहाँ तक अपने शौहर को बचा सकती हो बचा लो, क्योंकि वो बहुत जल्द तुम दोनों अलग होने वाले हो। और तुम दोनों के बीच का कांटा मैं यानी हसीना होगी, जिसे कोई चाहे भी तो नहीं निकाल सकता। हिम्मत है तो लगा लो सुराख के मेरी साजिश का मकसद क्या है? हसीना ने उसके हाथ झटकते हुए उसे चढ़ाती हुई मुस्कुराहट से कहा। तो महर ने इसे खौंखार नज़रों से घूरती हुई वापस निकलती चल गई। इसके ज़हन में बस यही गर्दिश कर रहा था कि आखिर हसीना का मकसद क्या है। अब वक्त आ गया इन तस्वीरों का दाऊद तक पहुंचाने का। शम्स ने अपनी और उमर की करीब तरीन तस्वीरों को देखते हुए शातिर मुस्कुराहट से कहा। वो जानता था कि दाऊद देखी हुई बातों पर यकीन करता है, कानों सुनी बातों के बजाय वो ये सबूत इसे महर से बदगुमान करने के लिए काफ़ी था। अब महर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दाऊद को छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आहा, कमरे में सिर्फ वो था और इस बेमहक दिल दिलाने देने वाली मुकरा में। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब वो लोग आमने-सामने आने वाले थे। आज रेयान अयान का स्पोर्ट डे था और दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। अयान ने रेसिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, जबकि रेयान ने किसी और गेम में पार्टिसिपेट किया था, ताकि अगर इनमें से एक भी जीत जाए तो दूसरा इसको भरपूर तरीके से एप्रिशिएट कर सकेगा। महज जल्दी से जितनी मजबूत दिख रही थी, अंदर से दिल इतना ही डर रहा था। बजाए तो अपने बच्चों को दोनों बच्चों को हिम्मत दे रही थी, मगर अंदर से उसका दिल सहम रहा था जैसे आज फिर कुछ बुरा होने वाला हो। इन सब ने दाऊद को नहीं बताया था कि ऐन का पाँव ठीक हो चुका है। वो आज ट्रॉफ़ी जीतकर इसे सरप्राइज़ करने का इरादा करते थे, मगर ये सरप्राइज़ इन्हें कितना भारी पड़ने वाला था, वो इन सब से अनजान थे। अब वक़्त आ गया था मेहर आमने-सामने आने का। रायमा ने तैयार होते हुए सोचा, तुम नहीं जानती आज तुम किन-किन चीज़ों से हाथ धो बैठोगी। रायमा से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं, वो तुम खुद मुझे धोखा देकर दाऊद के सपने देखने लगी है। और रही बात मेरी, तो शायद तुम भूल गई हो कि मैं कैसी नागिन हूँ, ख़ानदान तो क्या औलाद तक को नहीं छोड़ती। इसने शातिराना हँसी हँसते हुए अपनी तैयारी पे एक नज़र डाली। आज वो मेहर की तबाह होती ज़िंदगी अपनी आँखों से देखना चाहती थी। चीज़ें मैं तुम्हें मैं बर्बाद होने से अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आज से तुम्हारी बर्बादी के पीछे तुम्हारा अपना प्यार होगा। आहा! काले बादलों ने आसमान पर बसेरा कर लिया था। अनदेखे कई तूफ़ान इकट्ठे ही मेहर के आशियाने की जाने पड़ रहे थे इसको तबाह करने। इस बात से अनजान कि इसकी ज़िंदगी किन तूफ़ानों की ज़र्द में आने वाली है। आँख पर से धुआँ के मलगोले उठ रहे थे। आँख चारों ओर फैल चुकी थी। धुओं के बाद साँस लेना दुश्वार हो रहा था, जबकि महर किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर आग की तरफ बढ़ रही थी। इसकी आँखों में कुछ खो देने का खौफ था। विश रुक जाओ, विश वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा आगे है। इसकी पुकार पर एक दफ़ा महविश ने पीछे पलट कर देखा और बेबसी से मुस्कुराकर वापस आग की जानिब चल दी, जो इसे लपेट में ले देने की धुन पर थी। पीछे शान बेचारा इसको आवाज़ें देता रह गया, मगर महविश ने एक ना सुनी। ऐसा लगता था जैसे आग इस पर इसकी दुनिया बसी है, जैसे वो किसी के मित्र को खोना नहीं चाहती थी। तभी से इसकी एक ना सुनी। खान बेबस था, वो बस चीख और चिल्ला रहा था, क्योंकि वो उसके पास नहीं जा सकता था। एक अनदेखी ताकत ने उसे रोक रखा था। विश मेहर विश वहाँ मत जाओ, शीशे वो पुकारता-पुकारता एकदम नींद से उठ बैठा। खान क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? गुल मेने ने खान के चीखने में फ़ौरन भागकर अंदर आई थी और उसे विश विश पुकारते देखकर परेशानी से पूछने लगी। गुल मैं भी महविश को आग की तरफ जाते देखा था और मैंने उसे बचा भी ना सका। वो ज़रूर किसी मुसीबत है, मैं क्या करूँ? मैं इस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, वो बेबसी से बोला। अपने खान को यूँ परेशान देखकर गुल मेने भी परेशान हो बैठी थी। खान आप फ़िक्र मत करें, महविश जहाँ भी होगी यकीनन ठीक होगी। आप बस इसके लिए दुआ करें कि वो जहाँ भी है अल्लाह के अमान में रहे। गुल मेने ने इसके हाथ पे हाथ रखकर इसे दिलासा दिया। खान कुछ पल गुमसुमे से देखता रहा, फिर इसकी बात का मतलब समझ वो फ़ौरन उठा और अल्लाह के हज़ूर झुक गया। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद इसने महविश की दुआ की थी कि वो जहाँ भी रहे ठीक रहे और हर आने वाली मुसीबत और आफ़ात से बची रहे। मगर वो ये नहीं जानता था कि अब तक वो इस मुश्किल में फँस चुकी है जिससे निकलना नामुमकिन था। खान ने सब हालात इससे अनजान से मिलने की दुआ कर रहा था, जिसे खुद इसके दर पर लाने वाली थी।